नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें बात करनी है। आज तीनों ही टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी। सबसे पहला है सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा में क्यों है। दूसरा है चंद्रयान 4 के बारे में, और अंतिम है हमारा भारत और मालदीव रिलेशन के बारे में कि क्या चीज़ें हुई हैं, किस वजह से यह चर्चा में आया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यह मुद्दा क्यों उठा। तो राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य हैं मनोज झा, इनके द्वारा राज्यसभा में एक मुद्दा उठाया गया कि जो मासिक धर्म स्वच्छता नीति से संबंधित जो अनिवार्य अवकाश है वह इस पर क्या चर्चा की जा रही है, वह कब से लागू किया जाएगा। इसी बीच स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इनके द्वारा कहा गया कि महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित जो अवकाश हैं वह नहीं दिए जाने चाहिए, उनका इन्होंने विरोध किया है। तो इसी से संबंधित यह मुद्दा सामने निकल करके आया है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं स्मृति ईरानी जी का क्या कहना था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की नीति का विरोध किया और कहा कि इससे कार्यबल में महिलाओं के साथ भेदभाव हो सकता है। ठीक है, यह मुद्दा उन्होंने उठाया, यह पूरी चीजें थी। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या क्या थे और मामला क्या था। मामला यही था कि मनोज झा के द्वारा इस पर सवाल किया गया कि क्या इससे संबंधित सरकार कोई नीति बना रही है या इससे संबंधित कोई चर्चा हो रही है। तो स्मृति ईरानी ने इस पर अपोज किया। आगे देख लेते हैं, मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है। स्मृति ईरानी का कहना था कि यह कोई बाधा नहीं है, यह महिलाओं की जीवन यात्रा का क्या है, एक स्वाभाविक सा हिस्सा है जो हर महिला क्या करती है, फेस करती है। ठीक है, इसके लिए सवैतनिक अवकाश नीति की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अंत में क्या बोला कि इससे कार्यबल में महिलाओं के साथ भेदभाव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर जो भी कार्यस्थल हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, वो क्या करेंगे कि महिलाओं को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखने में कतराएंगे। रीज़न क्या होगा उसका कि एक जो छुट्टी तो मिलती ही है हमारे वर्क सेंटर में, लेकिन उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो छुट्टी है वो उनको दी जाने लगेगी, और वो भी छुट्टी कैसी होगी, सवैतनिक होगी, यानी कि वेतन मिलेगा उस छुट्टी के दौरान। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा प्रायोरिटीज दी जाएंगी कि उन्हें क्या है, वर्कफोर्स में शामिल किया जाए, और शायद ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को उतनी प्रायोरिटी ना दी जाए। ठीक है, इस बात पर उन्होंने बातें बोली। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जब निर्भया केस हुआ था 2013 में, इसके पश्चात एक नियम लागू हुआ कि कोई भी महिला 8 बजे के बाद किसी भी वर्क सेंटर में कार्य नहीं करेगी, जिसके बाद बहुत सारी महिलाओं को उनकी जॉब से निकाल दिया गया था। जो नाइट शिफ्ट करती थी उनको बंद कर दिया गया, और उससे बहुत ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो महिलाओं पर ही पड़ा था। आया तो महिलाओं के हित में फैसला था। जब भी फैसले महिलाओं की हित में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उन्हें फेस महिलाओं को ही करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, रोजगार चला गया। सेम वैसे ही यदि ये जो आपका मासिक धर्म से संबंधित ये छुट्टी दी जाएगी जो कि पूरी तरीके से क्या होगी, सवैतनिक होगी, तो इस दृष्टि से भी क्या है, महिलाओं को कहीं ना कहीं इससे संबंधित जो प्रतिक्रियाएं हैं वो झेलनी पड़ेंगी हर वर्कफोर्स पे। ठीक है, तो ये पूरी बात थी। मासिक धर्म अवकाश में क्या है कि महिला कर्मचारियों या छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द या परेशानी के कारण अवकाश की यहाँ पर अनुमति दी जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सभी जानते हो कि बहुत सारे जो सेंटर्स हैं या कहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हो या आप छात्र हो, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इस केस में सबके साथ जो चीज़ें होती हैं वो डिफर करती हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको ड्यूरेशन पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन होता है, कई ऐसी गर्ल्स हैं जो नॉर्मली ये टाइम जो है पूरी तरीके से निकाल देती है। ठीक है, तो सबके लिए तो यह समान नहीं है, हर महिला के लिए, हर छात्रा के लिए जो चीज़ है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसी पर बात की गई कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ प्रॉब्लम नहीं है, किसी न किसी के साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कई महिलाओं को इसकी नीड भी होती है और कुछ महिलाएं हैं जिनको इनकी नीड नहीं होती है। तो इस दृष्टि से आपका क्या मानना है, चलिए आप बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए कि सवैतनिक अवकाश हर जगह लागू किया जाना चाहिए? अगर किया जाना चाहिए तो क्यों, और नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि मैंने बताया कि नियोक्ता जो होंगे वो महिलाओं को रोजगार उस तरह से नहीं प्रदान करेंगे, भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, महिला कर्मचारियों की जो संख्या है उस पर प्रभाव पड़ेगा।
साथ ही साथ नियोक्ता की जो लागत है उसमें भी वृद्धि होगी, अतिरिक्त कर्मचारियों की यहाँ पर नियुक्ति करनी पड़ेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसके नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। आगे आ जाते हैं, मासिक धर्म क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरली लोग इसके बारे में बात नहीं करते। यदि आप गांव परिप्रेक्ष्य में जाओगे या ग्रामीण एरिया में जाओगे तो यहाँ पर कई बार बहुत सारी ऐसी थिंकिंग है या दकियानूसी सोच है जो आपको देखने को मिलती है। उनके फैमिली में जो उनके भाई बहन हैं, ठीक है, भाई हैं या फिर पिता हैं या फिर कोई भी पुरुष व्यक्ति उस घर में रह रहा है तो इनसे साझा नहीं करा जाता है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि यदि आप पीरियड्स में हो, और ये मुझे आप अवश्य बताना कमेंट बॉक्स में कि किसके घर में ऐसा होता है कि यदि आप पीरियड्स में हो तो आप पूजा नहीं कर सकते हो, आप मंदिर नहीं जा सकते हो। उसका एक अपना अलग, मैं मानती हूँ कि धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि इसके लिए यह चीज़ होती है कि पुराने ज़माने में, यदि मैं एंशियंट टाइम की बात करूँ तो महिलाएं क्या करती थी, खेतों पर भी जाती थी, घर के भी काम करती थी, सारे कार्य करती थी, उन्हें कहीं भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता था। तो यह एक परंपरा बना दी गई कि शायद उनको 2-4 दिन आराम मिल जाए, इसलिए जैसे ही वो पीरियड्स में होती थी, क्योंकि काम भी करना पड़ता था सेम, सारा वही काम, घर का, सानी, चारा, आप सब देखते ही हो, तो ये सारा कार्य उन्हें करना पड़ता था, खेतों का भी। तो इसीलिए यह परंपरा बना दी गई कि जब तक वो पीरियड्स में है, ठीक है, तब तक वो ना ही पूजा करेंगी, ना ही वो खाना बनाएंगी, क्योंकि रसोई घर में घुसना भी पाबंदी होती है, ठीक है, ना ही वो कोई अन्य कार्य करेंगी, खाली बस एक दरी होती है उसमें आराम से बैठेंगी। तो एक, यदि मैं इसका पक्ष देखूं तो इसका रीज़न ये था कि महिलाओं को कुछ दिन क्या दिया जाए, ड्यूरेशन पीरियड, उनको थोड़ी सी सहूलत बरती जाए और थोड़ा सा उन्हें रेस्ट का टाइम दे दिया जाए। जो पुरानी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, शायद इसे सोच करके ये किया गया होगा। लेकिन धीरे धीरे ये क्या बन गई, एक पूरी तरीके से मानसिकता बन गई कि इस ड्यूरेशन में ये करना चाहिए। अगर मैं थोड़ा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जाऊं तो यहाँ पर होता है कि उस टाइम आपकी बॉडी से एक एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, और इस एनर्जी की वजह से आपको जहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वहाँ जाने से रोका जाता है। ये एक एनर्जी के संबंध में यदि आध्यात्मिक तौर पर मैं बात करूँ तो यह रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो रही इनके बारे में। होता क्या है कि यह एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। इससे यह पता चलता है कि वह महिला जो है वह अब गर्भावस्था यानी गर्भ धारण करने के लिए पूर्णतया तैयार हो चुकी है। इस दौरान हमारी बॉडी से क्या होते हैं, 2 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यह निकलते हैं। महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है वह 21 से 35 दिनों के बीच का होता है, ठीक। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत उनके शारीरिक गर्भावस्था के लिए तैयार होना माना जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो यह तो पूरा मासिक धर्म के बारे में था जो हमने देखा। अब क्या क्या होता है इस दौरान, कहीं मैंने बताया कि कुछ महिलाओं के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि दर्द, उल्टी या फीवर, भारी रक्तस्राव होता है, एकाग्रता में कमी हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, नींद की समस्या होती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, हाथ पैरों पूरी बॉडी में मासिक धर्म के दौरान। इसीलिए छुट्टियों का ये जो प्रावधान है इस पर मंजूरी दी जा रही थी, क्योंकि इस तरह की समस्याएं जो हैं वह महिलाएं फेस करती हैं। तो इस दौरान वह कैसे कार्य कर पाएंगी, कैसे कार्यस्थल में पूरी मन से वह अपना जो भी उनका कार्य है वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनको इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। तो इस वजह से बात की जा रही थी कि उनको क्या है, कार्यस्थल में छुट्टी मिलनी चाहिए। चलिए, मासिक धर्म का अनुभव जैसे मैंने बताया कि हर महिला के लिए अलग होता है। कई बार कुछ महिलाओं को यह आसानी से हो जाता है और कई बार बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं क्या हो जाती हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि प्रतिबंध क्यों है। कई बार आप देखते हो कि सामाजिक रूढ़िवादिता और सांस्कृतिक यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या होता है, इस दौरान महिलाओं को क्या माना जाता है कि वह अपवित्र होती हैं, भेदभाव होता है, कई तरीके का प्रतिबंध होता है, अलगाव का सामना करना पड़ता है। अलगाव का सामना जैसे कि आप सबके साथ एक जगह नहीं बैठ सकते हो, आपको अलग कोने में बैठना पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मासिक धर्म से संबंधित मुद्दों और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी है आज भी, और कई बार आप देखते हो कि महिलाओं की मृत्यु अस्वच्छ कपड़े का प्रयोग करने से भी हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप देखोगे तो वहाँ पे सैनिटरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ही कम महिलाओं को
इसके बारे में पता है, जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है और यहाँ पर लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर रही है। यदि मैं बात करूँ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की, जिसमें लगभग 27% जो ग्रामीण महिलाएं हैं वह मासिक धर्म के दौरान जो सुरक्षा है, जो स्वच्छता है, उसका ध्यान नहीं रखती हैं। ठीक है, क्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जो जोखिम है उनके साथ रहता है। सैनिटरी पैड का प्रयोग वह कम करती हैं। दुकानों में वह सैनिटरी पैड खरीदने से डरती हैं, नहीं जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे कि इनकी उपलब्धता भी कम है। ठीक है, इसलिए सरकार ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में केवल ₹1 प्रति पैड कीमत पर सुविधा नामक आपको ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी जो पैड्स हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। और वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत किशोरियों को क्या किया जा रहा था, यहाँ पर इसके बारे में जागरूक किया जा रहा था। इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मासिक धर्म स्वच्छ योजना, लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन पैक जो है वो उपलब्ध करवाना। महाराष्ट्र में इससे संबंधित अस्मिता योजना चलाई जा रही है और स्कूल जाने वाली जो किशोरी लड़कियां हैं इनको सैनिटरी नैपकिन जो है वो भी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सरकार द्वारा इससे संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में। चलिए अब आ जाते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। क्या है चंद्रयान-4। चंद्रयान-4 क्या करेगा कि जो चंद्रयान-3 के जो अभी हमारा गया था, सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। ठीक, इससे संबंधित एक प्रश्न है कि जहां पर चंद्रयान-3 हमारा लैंड हुआ था उस जगह को सरकार के द्वारा क्या नाम दिया गया है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो इससे संबंधित वह क्या करेगा, जो नमूने हैं उनको वहां से वापस लेकर के आएगा। इसलिए जो चंद्रयान-4 मिशन है इसको लॉन्च किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसरो के जो 2047 तक के जितने भी विजन हैं उसके बारे में चर्चा करी है, क्योंकि हमें एक क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाना है, हमें मानव को भी अंतरिक्ष पर भेजना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों और कार्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, जानकारी प्रदान की गई है। आगे देख लेते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 तक जो है वो प्रस्तावित करेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है और 2040 तक चंद्रमा पर एक आदमी यानी कि एक मनुष्य भेजने का जो प्रस्ताव है वह रखा है और इस पर कार्य किया जा रहा है। आगे आ जाते हैं। नमूने इकट्ठा करने के लिए अब क्या किया जाएगा, तो इसके लिए प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है, जिसमें आपकी शामिल है रोबोटिक आर्म। दूसरा है चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा में डॉकिंग के लिए एक तंत्र। साथ ही साथ नमूने का हस्तांतरण कैसे किया जाएगा और बिना जले वायुमंडल में पुनः प्रवेश। तो इन्हीं सारी टेक्नोलॉजियों का निर्माण किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ताकि वहां से जो नमूने हैं वो सफलतापूर्वक नीचे लाए जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर भारत और मालदीव से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको पता होगा कि भारत और मालदीव के बीच एक क्या है, समझौता साइन किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन है, मोहम्मद मुइज्जू, जो कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने उस समझौते पर क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। वह यह समझौता जो है अब आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं। तो ये कौन सा समझौता था, किससे संबंधित था, क्या क्या चीज़ें थी, चलिए इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में बता दूं, ये जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने ही इसलिए हैं कि वो क्या करेंगे, जो फर्स्ट लुक इंडिया की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से एंटी इंडियन हैं। ठीक, चलिए आगे करते हैं इसकी शुरुआत। भारत के मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के पश्चात जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, इन्होंने सरकार से यानी भारत सरकार का जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता है इसको समाप्त करने और नवीनीकृत नहीं करने का फैसला लिया है। ठीक है, मुइज्जू ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट जो नीति थी, यहाँ पर क्या जो मालदीव की नीति थी कौन सी, इंडिया फर्स्ट, इस नीति को बदलने
और भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति को हटाने का वादा करते हुए राष्ट्रपति चुनाव जीता है। और इस लाइन को इतना जोर देकर के मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ कि ये पूरी तरीके से एंटी इंडियन है और इसी बेसिस पर इन्होंने यह चुनाव जीता है कि वो जो भारतीय सैन्य कर्मी हैं उनको वापस इंडिया भेजेंगे। जो यहाँ की फर्स्ट इंडिया पॉलिसी थी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी, उसको भी क्या करेंगे, पूर्णतया ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यह जो समझौता आपका साइन किया गया था, यह किया गया था 8 जून 2019 को। ठीक है, यह समझौता साइन हुआ था। उस टाइम के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं कौन, इब्राहिम मोहम्मद सोली उस टाइम थे। ठीक है, और इन्होंने ही आमंत्रण दिया था उस टाइम मालदीव दौरे का कि आप यहाँ दौरे पर आइए, और तभी यह समझौता साइन किया गया था। तो 2019 का यह समझौता है और फाइनली अब यह 7 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। ठीक है, इसके तहत कौन कौन सी बातें थी समझौते के तहत, तो भारत को मालदीव के जो क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है उसको करने की अनुमति थी। इसके तहत चट्टानों, लैगून, समुद्र तट, समुद्री धाराओं और ज्वार के स्तर का अध्ययन करने और चार्ट बनाने की अनुमति दी गई थी। पूरी तरीके से यह इसका अध्ययन कर सकते थे, चार्ट बना सकते थे, मिलकर के हम इस पर कार्य कर रहे थे और यही समझौता साइन किया गया था। ठीक है, यह पहला द्विपक्षीय समझौता है इस तरीके का जिसको समाप्त किया जा रहा है किसके द्वारा, नवनिर्वाचित मालदीवी सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। और बेसिकली ये आधिकारिक तौर पर समाप्त किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो भारत की एम्बेसी है उसको पूरी तरीके से सूचित कर दिया गया है कि इस तरह से यह जो समझौता है अब इसको हम आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे। चलिए आगे आते हैं। इस समझौते की लेकिन कुछ शर्तें थी समाप्त करने से पहले। ठीक है, कि इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है और कैसे ये समाप्त नहीं होगा। इन शर्तों के अनुसार यदि एक पक्ष समझौते को छोड़ना चाहता है तो समझौते की समाप्ति से 6 महीने पहले दूसरे पक्ष को इस निर्णय के बारे में सूचित करना होगा, यानी कि 6 महीने पहले बताना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो यह समझौता अपने आप अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत हो जाएगा, यानी फिर आगे 5 सालों तक के लिए अपने आप ही एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए 6 महीने पहले आपको सूचित करना होगा और सेम इन्होंने यही किया, 6 महीने पहले भारत को सूचित कर दिया है। ठीक है, भविष्य में हाइड्रोग्राफी कार्य उनका मानना है, किनका, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, मोहम्मद मुइज्जू, इनका मानना है कि हमारा ये जो हाइड्रोग्राफी कार्य है इस पर 100% मालदीव का अधिकार है। ठीक है, मालदीव इसको 100% प्रतिबद्ध कर सकता है। इसी के तहत केवल मालदीव के लोगों को ही इसकी जानकारी होनी चाहिए, किसी अन्य देश को इसके बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। भारत के द्वारा मालदीव के लिए पूर्व में क्या क्या कार्य किए गए हैं, जो कोविड का समय था उस टाइम मालदीव को भारत ने किस तरह से सपोर्ट किया है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सभी को पता है, आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपको एक्सपेक्ट कभी अच्छा नहीं मिलता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो भारत ने एक और उपकार कर दिया मालदीव के ऊपर, एक्सपेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो हाइड्रोग्राफी का हमारा समझौता है उसको समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, वैसे भी भारत का हृदय जो है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल है। तो द्वीप राष्ट्र के पास आपातकालीन चिकित्सा निकासी की गई थी जब हमारा क्या चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, और इसी दौरान आपदा राहत कार्यों के लिए भारत द्वारा मालदीवी राष्ट्रीय रक्षा बल को 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान प्रदान किए गए थे। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। और इन्हीं विमानों के संचालन के लिए भारत ने मालदीव में 77 भारतीय जो सैन्य कर्मी थे वो भेजे थे, वो इनको यहाँ पर सिखाएंगे, इसका संचालन कैसे होगा यह बताएंगे। ठीक है, अब इन्हीं ये जो 77 सैन्य कर्मी है इनको वापस बुला लिया गया है और जो समझौता है उसको खत्म किया जा रहा है। तो यह सारी चीजें थी। आगे आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, अंतिम में प्रश्न हमारा क्या है कि अस्मिता योजना किससे संबंधित है। पहला, विधवा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने से है। दूसरा है, स्कूल जाने वाली किशोर लड़कियों को सैनिटरी जो नैपकिन है वह उपलब्ध कराने से है। तीसरा है, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने से है। और अंत में है, ट्रांसजेंडर को रोजगार उपलब्ध कराना। तो यह था आज का आपका प्रश्न। आप सभी मुझे कमेंट में उत्तर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।